को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का वफाक और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी, बारिशों का पानी समंदर में गिरकर जाया हो जाएगा, जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सिंध हुकूमत को शायद 2010 का सैलाब भूल चुका है। सिंध हुकूमत का काम करने की नीयत ही नहीं। सिंध हुकूमत चाहती ही नहीं कि सूबे में काम हो। सिंध हुकूमत को आखिर मसला क्या है? जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का नई गाश डैम की फौरी तामीर का हुक्म, विफाक और सिंध वापडा को फंड्स की फरहमी यकीनी बनाए, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। प्लानिंग डिवीजन और सेक्रेटरी आबपाशी सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए ये कहा कि बारिशों का पानी समुद्र में गिरकर जाया हो जाएगा। सिंध हुकूमत को शायद 2010 का सैलाब भूल चुका है। जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद क्या कुछ कहा और इस समात की मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अल्लादाद सिद्दीकी से। जी अल्लादाद सिद्दीकी, आगाह करें, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट का नई गाश डैम की फौरी तामीर का हुक्म सामने आया है। वफाक और सिंध वापडा को फंड की फराहमी यकीनी बनाए, ये भी अदालत ने करार दिया है। और प्लानिंग डिवीजन और सेक्रेटरी आबपाशी सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अदालती फैसले पर वजारत कानून से राय मांगने पर काबीना डिवीजन को नोटिस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वफाक और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी भी सामने आया है। इस दौरान बारिशों का पानी समुद्र में गिरकर जाया हो जाएगा, ये कहना था जस्टिस गुलजार अहमद का। और सिंध हुकूमत को शायद 2010 का सैलाब भूल चुका है, ये भी कहना था उनका। और सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं, ये भी अदालत ने अपनी रिमार्क्स में कहा। सिंध हुकूमत चाहती नहीं कि सूबे में काम हो, और ये भी अदालत ने अपनी रिमार्क्स में कहा है कि सिंध हुकूमत को आखिर मसला क्या है। जस्टिस गुलजार अहमद का ये कहना था 30 साल से नई गाश डैम का मामला चल रहा है। जस्टिस गुलजार अहमद हर किस्म की रकम मुख्तस करके जाया कर दी जाती है, और इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शुक्रिया अल्लादाद सिद्दीकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। सच का सफर ही नए पाकिस्तान का सफर है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि झूठी गवाही देने वालों को सजा देने से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बयान खुशाइंद है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि सच का सफर ही नए पाकिस्तान का सफर है। कौमें अजीम तब बनती हैं जब उनकी इक़दार आला हो। वजीर आजम का कहना था कि मुस्लिम तहजीब की बुनियाद रियासत मदीना थी जो रखते हैं, लेकिन ये जो भारत और इजराइल का मिलकर पाकिस्तान पे हमला करने की मंसूबा बंदी थी, ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी, या आगे फ्यूचर के लिए भी ये कितना बड़ा थ्रेट है? जी, ये एक बहुत खतरनाक खेल था, और जो मुजाहिद साहब ने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये खतरा बिल्कुल भी नहीं टला। मैंने शुरू में यही बात कर रहा था कि ये एक इंडियन पॉलिसी है, और उसको वो एक रात के ऊपर जो है तर्क नहीं करेंगे। हाँ, इस ये छोटे से जो एपिसोड है, इसमें यकीनन अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, और हमें ना सिर्फ हमने जो मिलिटरीली गेन किया है बल्कि डिप्लोमेटिकली भी हमने बहुत गेन किया है। और हम पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान जो है वो फॉर पीस है और इंडिया जो है फॉर एग्रेशन है। लेकिन ये बिल्कुल खतरा नहीं टला। इंडिया की एक पॉलिसी है कि वो इस रीजन में डोमिनेंस चाहते हैं। इंडिया की एक पॉलिसी है कि वो कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट को जो है प्रॉक्सी वार के साथ डब करना चाहते हैं, और इंडिया की जो इजराइल के साथ कोऑपरेशन है वो बहुत डीप रूटेड है, और वो उनकी एडवाइजरी और उनके वेपन्स वो सारे जिस तरह से वो वहाँ पर पैलेस्टाइन को ट्रीट करते हैं, तो वो ये रेप्लिकेट करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ना तो वो जो अमेरिका है और ना हम जो है फ़लस्तीन है। तो ये बात उनको फ़र्क समझना चाहिए, और ये जो उनकी गलत फहमी है ये किसी बहुत बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकती है। इसके लिए पूरी दुनिया को हमें जो है जो लाइव करना चाहिए। हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है कि पूरे जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं उनको इस चीज़ से आगाह किया जाए कि इंडिया के जो डिज़ाइन हैं, ये जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो इस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है किस तरफ किस जानिब ये हालात जा रहे हैं। यहाँ पर शौकत बसरा साहब, हमारे जो पाक फिजाइया के चीफ हैं वो हमें कह रहे हैं कि अभी मुश्किल वक्त खत्म नहीं हुआ, और जो भारतीय फिजाइया के चीफ हैं बरिंदर सिंह धानवा, वो 6 रोज बाद सामने आते हैं मीडिया के, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। कई सवालात पर तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि भारत में जो इदारों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है? और फिर दूसरा, जो मामलात इस वक्त नजर आ रहे हैं, हमारी एयर स्पेस भी जो है वो बंद की गई है, आपने भी देखा, हमारे सामने न्यूज आ रही है, तो ये मामलात किस तरफ जाते नजर आ रही हैं?
नीलम, पहले हिस्से का सवाल जो आपने पहला सवाल किया उसका तो जन साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया कि हमें हर ऑप्शन जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, वो हमें डिप्लोमेटिकली भी चलना है, हमें उनको एंगेज भी करना है। अगर वो हमारे ऊपर किसी किस्म की स्टाल अंगेजी करते हैं तो हमें बिल्कुल, जिस तरह पहले हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसमें हमसे गाफिल नहीं है। और एयर मार्शल साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत चालाक लूमड़ी है। वो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, इनका पुराना तरीका वारदात है। और अभी ये वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोची, अभी ये बहुत परेशान है। इनके साथ जो कुछ हुआ है, दुनिया के अंदर जग अंसाई हो रही है। और जो आपने कई इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप वाला मामला, तो यही तो है कि उनकी आर्मी ब्रीफिंग देने के लिए आती है, वहां पर पुरजे दिखाती है, ये देखें जी F-16 हमने मार गिराया। उनके लोग वहां बैठे हुए कह देते हैं भाई अल्लाह के बंदो झूठ क्यों बोल रहे हो, ये गलत बात कर रहे हैं, ये पुरजा उसके F-16 का नहीं है। इसी तरह जब ये कहते हैं कि हमने 350 दहशतगर्द वहां पे मार दिया, वो कहते हैं भाई एक ही दिखा दो हमें। इस तरह यानी कि मुख्तलिफ जो उनकी बातें हैं वो खुद इस वक्त इलेक्शन, क्योंकि पहले मैं कह रहा हूं कि एक तो वो अपनी चाहते हैं बदमाशी और जो लेना चाहते हैं इलाके की कि जी हम इंटरनेशनल बदमाश हो गए हैं, हमारे पास असला भी है, हमारे पास फौज भी है, हमारे पास इसराइल और अमेरिका की बैकिंग भी है, और इसलिए अब हम साबित कर दें रीजन में कि हम यहाँ के सबसे बड़े बदमाश हैं। और दूसरी बात, मोदी का इलेक्शन सर पे उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों बातों में बुरी तरह नाकाम हुआ है भारत। इसलिए अभी भी वो इस वक्त बहुत शर्मिंदगी के अमल से गुजर रहे हैं, और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे और जिसके लिए हमारी पाक फौज तैयार है, हमारी नेवी तैयार है, हमारी पाक फजाइया तैयार है, और हमें अलर्ट पे रहना चाहिए क्योंकि उनको शर्मिंदगी हुई है इस सारे एपिसोड के अंदर। शौकत बसरा साहब, यहाँ पर एक रिजर्वेशन उठाई गई थी सायरा अब्दुल तारड़ साहिबा की जानिब से OIC पे जब हमने बात की, OIC में करारदाद जो है उसका तो खैर मकदम किया गया है हमारी जानिब से, लेकिन जो प्रेस रिलीज है एलामिया में किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं होता। तो ये क्या फौरन एंड पर जो है उसकी नाकामी समझी जाए कि एलामिया में प्रेस रिलीज में इसको क्यों नहीं मेंशन करवाया गया, या करारदाद हो जाना ही कोई बहुत बड़ा एक जो है गेनिंग फैक्टर है? नीलम, पहली बात तो ये है कि जो हमारा पहला कदम था कि जहां पे भारत आके बैठेगा इस माहौल के अंदर, हम उसके साथ नहीं बैठना चाहते, और उसको एंडोर्स किया पूरी पार्लियामेंट ने। हमारा कोई अकेले फैसला नहीं था, और वो वक्त ने साबित किया कि बिल्कुल सही फैसला था। अब अगर OIC की बात करें, मैं तो बिल्कुल बड़ी माजरत के साथ इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। ये बिल्कुल होम्योपैथिक इदारा है। ये वहां पे बैठे हुए लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सर्विसेज है, वहां पे सिर्फ लिप सर्विस होनी है, या वहां पे बैठ के अगर आपने चाय या खाने खाने तो उसका तो कोई मकसद नहीं है। वहां पर इस OIC के लिए मैं समझता हूं कि दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और उसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। और जो अलामिया आया है, अगर मैंने जो पढ़ा है उसमें तो बाकायदा तमाम ममालिक ने ये कहा है कि वहां पर इंडिया जो स्टेट टेररिज्म कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसको बंद करे। ये बहुत बड़ी सफारती और इखलाकी फतह है, लेकिन इसके बावजूद OIC हो, UNO हो, मेरा ख्याल में इसके ऊपर हमें सिफारती लेवल पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप ये देख लीजिए कि हमारे डिप्लोमेट्स आज तक UNO के अंदर करारदादें पड़ी हैं, चूंकि उनके अपने मकासद हैं, वो अपने मकासद को सर्व करते हैं कि आज पाकिस्तान का फिर रोल अहम होने जा रहा है अफगानिस्तान के हवाले से। तो आज ट्रंप की जुबान फिर चेंज हो रही है। भी उठता है सायरा अब्दुल तारड़ साहिबा, ऑलराइट, यहाँ पर सायरा अब्दुल तारड़ साहिबा, सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह होती है कि OIC में सुषमा स्वराज को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है, डिस्पाइट इसके कि हमारी तरफ से इस चीज की मजम्मत की जाती है। अभी हालिया अटैक हमारे सामने होता है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर, लेकिन फिर भी उस चीज को रजिस्टर नहीं किया गया OIC की जानिब से, और सुषमा स्वराज को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया, बुलाया गया। तो इससे ये समझा जाए कि जो ये सारे हमने देखे, रीसेंट फॉरेन मिनिस्ट्री की भागदौड़ थी, सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे, UAE के आए थे, बट जब मौका आया साथ देने का, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, इंटरनेशनल लेवल पे शो करने का, तो हमारी जानिब कोई भी हमारा साथ देता हुआ नजर नहीं आया। यही मैं पहले अर्ज कर रही थी, और ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब नहीं गए, ये भी ख्वाजा आसिफ साहब ने उठ के कहा कि हमें इसको करना चाहिए, UAE के साथ टेकअप करना चाहिए और हमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने, आप देखिए कि कितने मौके आए, मतलब वजीर आजम साहब खुद गाड़ी चला के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाते हैं, कोई भी आता है उसको लेने के लिए। अभी रिसेंटली ये UAE में गए। ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती है, एक रात में एजेंडे और जो स्पीकर और गेस्ट ऑफ ऑनर डिसाइड नहीं होते, क्या हमारे फॉरेन ऑफिस को पता नहीं था कि वो वहां आ रही हैं? क्या हमने इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप नहीं किया
کہ جی جو مسلمانوں کو مار رہا ہے، اگر کروڑوں مسلمان اس کے پاس ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. کیا ان کا بنتا ہے کہ وہ وہاں جا کے اسلامک کانفرنس میں شریک ہوں؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا، دیکھیں ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں لیکن کہیں یہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہیں یہ ذکر نہیں ہوا کہ انڈیا کیوں کر رہا ہے. ریزولوشن میں ظاہر موو کی ہوگی، ہم نے وہاں پہ انہوں نے وہ پاس کر دی، لیکن جو ایک جوائنٹ ان کا تھا اس میں جو فائنل جو ان کی ہوتی ہے پوری ریلیز، پریس ریلیز، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور یہ آہستہ آہستہ اسی طرح انڈیا جو ہے ایک ایسا فورم جو کہ ایکسکلوسیولی مسلمانوں کے لیے